अच्छा जी स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास है कोई बुक की, जिसमें हमारे मेन टॉपिक रह गए थे असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का और सेल टैक्स वगैरह का। बाकी छोटे मोटे टॉपिक भी रह गए। पहले मैं सेल्स टैक्स का टॉपिक करवा देता हूँ और उसके बाद असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पे सर्च करूँगा। सेल टैक्स क्या होता है मैंने पेश ही में बताया था। देन the inventory we can sales and the government impose tax on that inventory is known as sales tax। यानी हम जो भी इन्वेंट्री सेल आउट कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट जो उस पर टैक्स अप्लाई करती है आपका सेल्स टैक्स कहलाता है। जिस तरह से पेशी में सेल्स टैक्स कुछ स्टेप पे मुश्तमिल था, इसमें भी कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल है। लेकिन इस अब सबसे पहले स्टेप है, इसमें सबसे पहले स्टेप 1 है। मुझे ये बता दें जल्दी से कि सेल्स टैक्स हम लोग किसको पे करते हैं। सेल्स टैक्स हम लोग किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को करते हैं। गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है, वो FBR है या SRB, रेवेन्यू बोर्ड या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है? क्रिएट वेंडर विद द नेम ऑफ FBR। एक वेंडर बनाएंगे FBR के नाम से जिसका आप सेल टैक्स पे करते हैं। वेंडर कहाँ से बनते हैं पूरा टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। वेंडर मेन्यू में जाके वेंडर सेंटर, और वेंडर सेंटर में जाने के बाद न्यू वेंडर, वेंडर सेंटर में जाने के बाद न्यू वेंडर। वेंडर डिटेल में पहले समझा चुका हूँ। अभी जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वो लिखूंगा, सिर्फ यहाँ पे नाम दे रहा हूँ FBR। बाकी जितनी डिटेल अवेलेबल होगी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंटेन करनी होगी। ओके करेंगे आप। उसके बाद अब है आपके पास स्टेप 2। और स्टेप 2 क्या है? क्रिएट सेल्स टैक्स अथॉरिटी एंड सेल्स टैक्स कोड। मुझे जल्दी से बता दो कि सेल टैक्स अथॉरिटी क्या होती है और सेल टैक्स कोड क्यों बनाया जाता है। जी, सेल टैक्स अथॉरिटी क्या होती है और सेल टैक्स कोड क्यों बनाते हैं हम लोग। जल्दी से बता दें क्योंकि जब पेशी में करवाया था तो मैंने कहा था मैं कोई बुक में पूछूंगा आप लोगों से। पहले तो बता दें सेल टैक्स अथॉरिटी क्या होती है। अच्छा जी, आई थिंक किसी को भी एक स्टेप तो सही है। नदी मेरे दोस्त दो चीज़ें बताई थी अथॉरिटी में ही। चलो मैं खुद बता देता हूँ। सेल टैक्स अथॉरिटी क्या होती है? सेल टैक्स किसको पे करना, कितना परसेंट पे करना है, ये कहलाती है सेल टैक्स अथॉरिटी। सेल टैक्स किसको पे करना है और कितना परसेंट पे करना है, ये कहलाती है आपकी सेल टैक्स अथॉरिटी। सेल टैक्स अथॉरिटी कैसे और सेल टैक्स कोड क्यों बनाया जाता है ये भी सुन लें, क्योंकि इसका लिंक आता है सेल्स इनवाइस में। अगर आप कोड नहीं बनाएंगे तो इनवाइस में आप टैक्स का लिंक नहीं दे सकते। तो ये दोनों चीज़ें कैसे और कहाँ से बनती हैं गौर से देखिएगा। एडिट मेन्यू में आके प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप जाएंगे सेल्स टैक्स में। सेल्स टैक्स में जाने के बाद राइट हैंड साइड पर आओगे कंपनी प्रेफरेंसेस। कंपनी प्रेफरेंसेस में आने के बाद सबसे पहले कह रहा है डू यू चार्ज सेल्स टैक्स, तो आप क्या करेंगे इसको यस। उसके बाद हमें बनानी है अथॉरिटी। अथॉरिटी बनाने के लिए किस पे क्लिक करोगे? ऐड सेल्स टैक्स आइटम पे। अथॉरिटी बनाने के लिए किस पे क्लिक करना होगा? ऐड सेल्स टैक्स आइटम पे। सबसे पहले यहाँ पे आके टाइप लोगे सेल्स टैक्स आइटम। सबसे पहले यहाँ पे टाइप लोगे आप सेल्स टैक्स आइटम। सेल्स टैक्स नेम आएगा यहाँ पर आके आपके पास ST1, यानी कि सेल्स टैक्स 1। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा आपके पास सेल्स टैक्स। टैक्स रेट कितना चल रहा है सब पाकिस्तान में? 17। और टैक्स एजेंसी किसको पे करते हैं? FBR के नाम से वेंडर बनाकर आए थे। क्लिक करो यहाँ पे शो रहा होगा, सेलेक्ट कर लेना FBR। सही है, देन ओके कर देंगे आप। अब बनाना है आपको कोड। और सेल टैक्स कोड कहाँ से बनता है? सेल टैक्स कोड बनाने के लिए आप यहाँ पर आओगे टैक्सेबल आइटम कोड में, और यहाँ पर आके ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। टैक्सेबल आइटम कोड में आने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। सेल टैक्स कोड आएगा आपके पास ST1, यानी सेल टैक्स 1। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा आपके पास सेल्स टैक्स 17%। और लाजमी यहाँ पर आके टैक्सेबल पे क्लिक करना होगा। लाजमी है कि यहाँ पर आके आप टैक्सेबल पे क्लिक करेंगे, देन ओके कर दीजिएगा।
उसके बाद ओके अगेन। वही 3 से 4 मरतबा पे क्लिक करना होगा। जब ओके पे क्लिक करोगे तो इस तरह से जो मेन होम पेज होता है ख़त्म हो जाएगा। वापस लाने के लिए पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी आके होम पेज पे क्लिक करना। और अब है आपके पास लास्ट स्टेप है, स्टेप 3 है। और स्टेप 3 के आपके पास क्रिएट सेल्स इनवाइस एंड अप्लाई द सेल्स टैक्स। क्रिएट इनवाइस एंड अप्लाई द सेल्स टैक्स। एक सेल्स इनवाइस बनाएंगे और उस पर टैक्स अप्लाई करेंगे। 1 मिनट के क्वेश्चन। जी, तो लास्ट स्टेप है स्टेप 3 है। स्टेप 3 क्या है? क्रिएट सेल्स इनवाइस एंड अप्लाई द सेल्स टैक्स, यानी कि एक सेल्स इनवाइस बनाएंगे, उस पर टैक्स अप्लाई करेंगे। सेल इनवाइस कैसे और कहाँ से बनती है ये भी आपको पता ही है, लास्ट क्लास में पूरा कर आ रहे हैं हम लोग। कस्टमर मेन्यू में आके क्रिएट इनवाइसेस, कस्टमर मेन्यू में आके क्रिएट इनवाइसेस। सबसे पहले जिस कस्टमर को सेल कर रहे हैं कस्टमर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल सेल कर देते हैं हम स्टार ऑटोस को। जिस डेट को सेल कर रहे हैं यहाँ पर आके डेट आएगी, इनवाइस नंबर आ गया। कितनी क्वांटिटी? मैं कहता हूँ मैं सेल कर रहा हूँ 6 पीस। अच्छा जी सही है। कौन सी इन्वेंट्री आइटम की? फॉर एग्जाम्पल टोयोटा के 6 पीस सेल करते हैं। रेट खुद उठा लिया क्योंकि इन्वेंट्री में देखा था 32 लाख की एक है और 6 पीस सेल कर रहा हूँ, तो टोटल कितने की सेल कर रहा हूँ? 1 करोड़ 92 लाख रुपीज़ की मैं सेल कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में जो मैंने सेल इनवाइस समझाई थी यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया था और मैंने उसको फिर सेव एंड क्लोज कर दिया था। लेकिन अब देखो इसने बाय डिफॉल्ट 192 का टैक्स अप्लाई कर दिया। 17%, कितना? 32,64,000 रुपये, 32,64,000 रुपीज़। तो अब टोटल इनवाइस कितनी को होगी आपके पास? 2 करोड़ 24 लाख 64,000 रुपीज़, यानी कि 2 करोड़ 24 लाख 64,000 रुपये की अब इनवाइस हो गई। तो बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पे आके देखो आपके पास इस तरह से ये टैक्स अप्लाई हो जाएगा, राइट। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये टैक्स ऑटोमेटिकली उठा रहा है। लेकिन कुछ इन्वेस्टेस ऐसी भी होती हैं कि यार जिस पे हमें टैक्स अप्लाई नहीं करना पड़ता, तो अब क्या करें यार, ये तो बाय डिफॉल्ट टैक्स उठा रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी इन्वेस्ट पर टैक्स अप्लाई नहीं करना है ना आपने, तो आप क्या करोगे? गौर से देखो नीचे, ये कस्टमर टैक्स कोड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आके ले लेना है इसको नॉन टैक्सेबल सेल्स। क्या ले लोगे इसको आप? नॉन टैक्सेबल सेल्स। और उसके बाद ओके कर देना। ये देख लो, तो यहाँ पर आके अब आपकी इनवाइस पे टैक्स अप्लाई नहीं होगा। सही है। तो अगर किसी इनवाइस पे टैक्स अप्लाई नहीं करना है तो कस्टमर टैक्स कोड आने के बाद यहाँ पर आके क्या ले लोगे? नॉन टैक्सेबल सेल्स। अभी तो अप्लाई करना था तो वापस क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं? ST1 के सेल टैक्स 17%। तो इस तरह से इनवाइस पर आप आराम से टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या टैक्स इतना अप्लाई हुआ है? 32,64,000 रुपीज़। सेव एंड क्लोज। तो इस तरह से उसमें टैक्स की वर्किंग होती है। रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे? गौर से देखिएगा। हंसी बिल्कुल शो हो रही थी मेरे दोस्त। अगर आपके पास शो नहीं हो रही तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास मोबाइल पे भी शो हो रही है और लैपटॉप पे तो खैर है ही। मोबाइल पे भी मेरे पास शो हो रही थी मेरे दोस्त। थोड़ा सा ये रहा तो वीडियो रिकॉर्डिंग में देखना। रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे आप? गौर से देखिएगा, रिपोर्ट्स मेन्यू में अकाउंटेंट एंड टैक्सेस, और अकाउंटेंट टैक्सेस में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे आके देखो इसने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है सेल टैक्स पेबल के नाम से 32,64,000 रुपये, यानी कि हमारे ऊपर कंपनी के ऊपर अभी क्या हो गए? ये लाइबल हो गए हैं। आ गया समझ में? तो इस तरह से इसमें सेल्स टैक्स की वर्किंग होती है। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट्स मैंने नहीं दिखाई थी, वो भी मैं शो करवा देता हूँ। इसी में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट्स देखने के लिए कहाँ जाते हो? गौर से देखो, रिपोर्ट्स मेन्यू में कंपनी एंड फाइनेंशियल, सबसे टॉप पे आ रहा है तुम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड, यानी कि इनकम स्टेटमेंट। और इसी में नीचे आ रहा है बैलेंस शीट स्टैंडर्ड। अगर मैं बैलेंस शीट शो करवाऊँ तो देख लो यहाँ पर आके टोटली बैलेंस शीट आपके पास दिखा रहा है। टोटल बैंक्स, कैश, रिसेबल, तमाम चीज़ आ रही है। करंट एसेट्स आए, फिक्स एसेट्स आ रहे हैं, टोटल एसेट्स आ गए। उससे नीचे हो गया अकाउंट पेबल, करंट लाइबिलिटीज बता रहा है। सेल टैक्स में भी करंट लाइबिलिटी बता रहा है। टोटल करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म कोई नहीं थी वही आ गई लाइबिलिटी। और उससे नीचे आओगे तो कैपिटल वगैरह तमाम चीज़ें शो कर रहा है। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट शो करवाऊँ इसकी,
तो टोटली इनकम स्टेटमेंट देख लो बना के लेकर आ रहा है। सेपरेटली सेंट्रो की कार आई, टोयोटा की सेल आई, सेंट्रो की सेल आई, टोटल इनकम आई। सेपरेटली परचेजिंग आ रही है, सेंट्रो टोयोटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 3 करोड़ 12 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स आ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट आया था आपके पास 1 करोड़ 23 लाख रुपए का। एक्सपेंस हो गया अभी तक 1 लाख 25 हजार के। तो अभी तक आपको नेट इनकम हो रही है इसमें कितने की? 1 करोड़ 21 लाख 75 हजार रुपए की। आगे समझ में? एक और चीज, छोटे मोटे टॉपिक पहले कवर करा रहा हूँ और फिर आकर मैं असेंबली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एक और टॉपिक है इसमें पासवर्ड और यूजर्स। बल्कि पहले करेंसी चेंज का बताता हूँ, मैंने करेंसी का नहीं बताया। देखो, पेशरी हो गया या कोई बुक हो गया, ये बाय डिफॉल्ट डॉलर पे वर्किंग कर होते हैं। पेशरी में हम करेंसी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कोई बुक में आप करेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो अब ये बता रहा हूँ कि हाउ टू चेंज द करेंसी इन क्विक बुक, यानी कि कोई बुक में करेंसी को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो क्विक बुक में अगर आपको करेंसी को चेंज करना है तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? एडिट मेन्यू में आके प्रिफरेंसेस। प्रिफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पर आके आप लोगे मल्टीपल करेंसीज। क्या लोगे आप? मल्टीपल करेंसीज। उसके बाद यहाँ पर आके सिलेक्ट करना कंपनी प्रेफरेंसेस। कंपनी प्रेफरेंसेस के बाद यहाँ पर आके सिलेक्ट करोगे यस आई यूज मोर देन वन करेंसी। उसके बाद इसको यस करना। यस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे और व्यू मोर करेंसी कर लेना। जिस करेंसी पे वर्किंग करनी है वो करेंसी यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना। हमें किस में करनी है? पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तानी रुपी को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे लोगे इसको आप मेक इट एक्टिव और उसके बाद यस कर देना, देन ओके। ओके अगेन। तो अब बाय डिफॉल्ट ये जो आपकी फाइल वर्किंग करेगी डॉलर पे नहीं बल्कि पीकेआर यानी कि पाकिस्तानी रुपीस पे वर्किंग करेगी आपकी ये फाइल। तो इस तरह से आप आराम से इसमें करेंसी को चेंज कर सकते हैं, इस बात को याद रखें। क्यों गई बात? नेक्स्ट है तुम लोग के पास पासवर्ड एंड यूजर्स के। कंपनी पे पासवर्ड कैसे लगता है या यूजर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो कंपनी में पासवर्ड अप्लाई करना है या यूजर्स बनाने हैं इसमें, तो इसके लिए कहा जाता हो कंपनी मेन्यू में आके सेटअप यूजर्स एंड पासवर्ड। और सेटअप यूजर्स एंड पासवर्ड में जाने के बाद कहाँ चले आओगे तुम लोग? सेटअप यूजर्स में। कहाँ चले आओगे? सेटअप यूजर्स में। मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले जो यूजर बनता है एडमिन का। एडमिन वो बंदा होता है जिसको तमाम राइट्स होते हैं, कहीं भी आके वर्किंग कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। नहीं फारूक मेरे दोस्त, ऐसा तरीका नहीं है इसमें डिस्काउंट, ऐसा कोई तरीके का नहीं है मेरे दोस्त। सही है। हाँ, प्राइस को तुम कम कर सकते हो यार, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने प्राइस को बताया जब मैं इनवाइस समझा रहा था कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस को तुम कम करके देख सकते हो कि यार ये प्राइस है, और डिस्क्रिप्शन में बेशक नीचे मेमो में लिख दो कि यार ये विंटर सेल वगैरह है तो हमने इसकी प्राइस इसको कम कर दिया। अदरवाइज अलग से ऐसा कोई तरीका नहीं है। राइट। अच्छा जी, तो अब मैं क्या बता रहा था? पासवर्ड और यूजर। तो मैं बता रहा था सबसे पहले जो बनता है यूजर वो बनता है एडमिन का। एडमिन वो बंदा होता है जिसको तमाम राइट्स होते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी का हेड है, तो सबसे पहले वो अपना यूजर क्रिएट करेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडमिन आ रहा है जब तुम लोग, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी और भी फाइल बनी हुई है तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब तुम फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तुम लोग को किस पे क्लिक करना होगा? ऐड यूजर पे क्लिक करना होगा। मैं किस पे कर रहा हूँ फिलहाल? एडमिन के लिए एडिट पे। तुम लोग ऐड यूजर करोगे। जब तुम लोग ऐड यूजर करोगे तरीकेकार दोनों का सेम है। यहाँ पर आके यूजर का नाम देना होगा, अगर आप खुद एडमिन आप अपना नाम दे दें, वरना वही लिखे रहने दो। और यहाँ पे आके पासवर्ड दोगे। अच्छा, इसमें पेशरी की तरह नहीं है। अगर तुम लोग को याद हो, पेशरी मैंने कहा था कि इसमें एक रिस्ट्रिक्शन की कि कम से कम 7 वर्ड होने चाहिए अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड। कोई बुक में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो पासवर्ड देना चाहो दे सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 और वही पासवर्ड रिपीट कर देना 1 2 3। यहाँ पे आके क्वेश्चन पूछता है कि अगर एडमिन अपना पासवर्ड भूल जाए तो रिकवरी के लिए कोई क्वेश्चन वगैरह देना चाहो जो आपका हेल्पफुल हो सके, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका आंसर लिख सकते हैं, तो आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा। डिपेंड करता है आप पे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जस्ट सपोज ओनली ये मैंने ले लिया और यहाँ पर आके इसका आंसर दे दीजिएगा ABC। नेक्स्ट करोगे, देन फिनिश। ये तो हो गया एडमिन। लेकिन एडमिन के नीचे भी बंदे वर्किंग कर होते हैं। अकाउंटेंट होता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट होते हैं, जिनको एक लिमिटेड साइट दिए जाते हैं। यार आप यहाँ वर्किंग कर सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं। तो अब आप किस पे क्लिक करोगे? फिर से ऐड यूजर पे। यहाँ पे आके पासवर्ड, ये यूजर का नाम देना पहले। किसके नाम से बना रहा हूँ? मैंने कहा मैं बना रहा हूँ IBPD के नाम से। पासवर्ड क्या है इसका? 456 और वही पासवर्ड रिपीट कर देना 456। नेक्स्ट करोगे,
अब यहाँ पर आके आपको क्या लेना होगा, सिलेक्टेड एरियाज ऑफ क्विक बुक, यानी जिस पे मैं राइट्स दूंगा ये सिर्फ उसी पे वर्किंग करेगा, सिलेक्टेड एरियाज ऑफ क्विक बुक। नेक्स्ट करना। अब यहाँ पे आपके पास 10 विंडो आएंगी, 10 ऑप्शन आएंगे, एक एक करके आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आप IPBT का यूजर बना रहे हैं ये कहाँ वर्किंग करेगा कहाँ नहीं। तो सेल अकाउंट रिसीव में मैंने कहा फुल एक्सेस है, जहाँ चाहे वर्किंग कर सकता है। परचेज अकाउंट पे में मैंने नो एक्सेस दे दिया इसको, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में भी नो, इन्वेंट्री में भी नो एक्सेस दिया है, ट्रांड ट्रैकिंग में भी नो और पेरोल में भी नो। अकाउंट एक्टिविटीज़ कर सकता है, मैंने कहा हाँ सही है ये कर सकता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जा सकता है, मैंने कहा नहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये नहीं जा सकता। चेंज और डिलीट कर सकता है ट्रांजेक्शन, मैंने कहा हाँ ये कर सकता है, यस कर दिया। नेक्स्ट। जब तमाम राइट्स दे देंगे तो आखिर में आके देख लो, समरी बता देगा तुम्हें कि कहाँ तुमने इसको यस के राइट्स दिए हैं और कहाँ तुमने इसको नो के राइट्स दिए हैं। देन फिनिश, ओके करो। अब अगर मैं ये फाइल बंद कर दूँ, इसका कौन सी है, फेमस आर्टूस है ना। अब मैं इसको अगर बंद कर दूँ, जब मैं वापस ओपन करूंगा फेमस आर्टूस को, ये देख लो। अब अगर एडमिन लॉगिन हो रहा है तो अपने पासवर्ड से होगा, अगर IPBT लॉगिन हो रहा है तो वो अपने पासवर्ड से होगा। तो एडमिन का क्या था आपके पास, 1 2 3। ये देख लीजिए। तो इस तरह से आप आराम से इसमें पासवर्ड और यूजर्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और छोटा जो लास्ट टॉपिक है उसके बाद फिर असेंबलिंग करवाऊंगा मैं, वो है आपके पास बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप रीस्टोर क्या होता है पहले बता चुका हूँ मैं। कंपनी के कॉपी बना के रख लेना, USB DVD CD वगैरह में बैकअप कराता है। और खुदा न खास्ता आपका डेटा लॉस हो जाए, हार्ड डिस्क उड़ जाए, तो डेटा लॉस हो जाएगा, तो उस डेटा को वापस रन करना, वापस चलाना, वो क्या कहलाता है, वो रीस्टोर कहलाता है। तो इसी का फेमस आर्टूस का बैकअप बना लेता हूँ। बैकअप कोई बुक में कैसे और कहाँ से बनता है गौर से देखना। फाइल मेन्यू में जाके बैकअप कंपनी, और बैकअप कंपनी में जाने के बाद क्रिएट लोकल बैकअप, क्रिएट लोकल बैकअप। यहाँ पर आके आप सिलेक्ट करोगे लोकल बैकअप, नेक्स्ट करोगे, सेव इट नाउ, नेक्स्ट करना, एक मिनट, नेक्स्ट करोगे इसको। यहाँ पर आके आपको बताना होगा सेव इन, कह रहा है बैकअप बनाना का है, USB DVD CD जो भी होगी यहाँ पर आके आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, सही है। मैं कहता हूँ फिलहाल जो बैकअप बनाओ वो बनाओ आप F ड्राइव में, सेव करवाएंगे आप इसको। ये देख लें, अब ये बैकअप फाइल क्रिएट करेगा। मैंने इमरान पहले ही बताया था मेरे दोस्त, आप ये अगर आपको देखो इसको यूजर्स बनाने हैं ना, तो तुम्हें जो कोई कुक हो या पेस्ट्री हो इसकी इंस्टॉलेशन जो करनी पड़ेगी वो तुम्हें अपने सर्वर पे करनी पड़ेगी, सही है। और सर्वर पे जब कोई बुक इंस्टॉल कर दोगे तो जो जो यूजर्स तुम्हारे यूज करेंगे कोई बुक को, उनके PC पे या उनके लैपटॉप पे भी लाजमी आते तुम्हें कोई बुक इंस्टॉल करना होगा। और सर्वर पे बैठ के ही तुम तमाम यूजर क्रिएट करोगे, स्टेप बाय स्टेप, मिस्टर A मिस्टर B मिस्टर C, सही है। और फिर नेटवर्किंग के जरिए आप अपने तमाम यूजर्स से लॉगिन करवा सकते हैं। बस ये याद रखो कि कोई बुक की जो इंस्टॉलेशन होगी वो आपके सर्वर में होगी, और सर्वर में बैठ के ही आप यूजर्स बनाएंगे, चाहे वो 4 बना रहे हो, चाहे 3 बना रहे हो, चाहे 5 बना रहे हो, सही है इमरान। और नेटवर्किंग के जरिए IP एड्रेस के जरिए आप अपने यूजर्स जो होंगे, जो फर्दर यूजर है मिस्टर A मिस्टर B मिस्टर C, उनको आप लॉगिन करवा सकते हैं आराम से, सही है। खैर बैकअप फाइल क्रिएट हो गई है, ओके करोगे। अब मैं कोई बुक को बंद करूंगा और इस कंपनी को मैं डिलीट करूंगा, क्योंकि अगर डिलीट नहीं करूंगा तो तुम लोग को रीस्टोर का तरीका नहीं बता पाऊंगा, सही है। तो इस तरह से डिलीट करने का भी पता चल जाएगा कि अगर कभी कोई बुक की कंपनी डिलीट करनी पड़ जाए तो कोई बुक की कंपनी कैसे और कहाँ से डिलीट होती है, तो वो भी तुम लोग सीख जाओगे। तो अब मैं कोई बुक को बंद कर रहा हूँ, देखना गौर से। पहले मैं अपनी PC की स्क्रीन शेयर करूंगा तुम लोग के साथ। अच्छा जी, मेरे PC की स्क्रीन आपके सबके साथ शेयर हो चुकी है। हमने कहाँ बनाया था बैकअप, हमने बनाया था F ड्राइव में। जब मैं F ड्राइव में जाता हूँ तो ये देख लो,
ये आ गया मेरी फाइल का बैकअप। अब पहले मैं कंपनी को डिलीट करना बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि अगर डिलीट नहीं करूंगा तो रीस्टोर नहीं करवा सकता। तो हमेशा देखना कंपनी डिलीट कहाँ से होती है, जहाँ भी आपका कोई बुक सेफ है कंपनी में वहीं आके डिलीट होगी। अमूमन सी ड्राइव में ही होता है। तो सी ड्राइव में जाने के बाद तुम लोग चले आना यूजर्स में। यूजर्स में जाने के बाद तुम लोग चले आओगे पब्लिक में। लंबा तरीका है, थोड़ा गौर से देखो। पब्लिक में जाने के बाद तुम लोग जाओगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद इंटीट्यूट। इंस्टीट्यूट में जाने के बाद क्विक बुक्स। क्विक बुक्स में जाने के बाद कंपनी फाइल्स। और कंपनी फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पर आके जो कंपनीज बनाई होंगी यहाँ पर आके कंपनी शो हो रही होगी। तो आपकी फाइल से रिलेटेड, आपकी फाइल की कंपनी से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं उन तमाम फाइल्स को आप यहाँ से डिलीट करवा देंगे। ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। सही है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं वापस कोई बुक ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तुम लोग के साथ कोई बुक के, रुक जाओ जरा। अच्छा जी, अब कोई बुक ओपन हो गया है और सामने देखो ये आ रही फेमस आर्टोस। और जब मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन करूंगा तो ये देखो ये ओपन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपके पास से डिलीट हो गई है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपने बैकअप बनाया हुआ है तो आप आराम से रीस्टोर कर सकते हैं। तो रीस्टोर कहाँ से होगा, गौर से देखो। फाइल मेन्यू में जाके ओपन और रीस्टोर कंपनी। फाइल मेन्यू में जाके ओपन और रीस्टोर कंपनी। यहाँ पर आके लोगे आप रीस्टोर ऑफ बैकअप कॉपी। नेक्स्ट करोगे। यहाँ पर आके लोगे लोकल बैकअप। नेक्स्ट करोगे। लुक इन कह रहा है वो प्लेस सेलेक्ट करो जहाँ पे आपने फाइल का बैकअप बनाया था। यूएसबी, डीवीडी, सीडी जो भी होगी यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेना। हमने कहा बनाया हुआ था एफ ड्राइव में। फाइल आएगी, सेलेक्ट करो फाइल को, ओपन, नेक्स्ट, देन सेव। ये वापस वहीं पे जाके सेव करेगा जहाँ पे बाय डिफॉल्ट फाइल सेव हो रही होती है कोई बुक की। ये देख लीजिए पासवर्ड क्या था इसका, 123, देन ओके। योर डेटा हैज बीन रीड को सक्सेसफुली ओके कर देना। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, इस तरह से किसी भी फाइल का बैकअप बना के आप आराम से इसको रीस्टोर करवा सकते हैं। आ गई बात समझ में? और अब हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, और वो है असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। चाहूँ तो मैं इसमें ही समझा सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट एक नए सिरे से ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। फाइल क्रिएशन का तरीकेकार वही है जो पहले मैं तुम लोग को समझा चुका हूँ। असेंबलिंग के नाम से इसमें एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है पेश में समझाया था, एक मरतबा फिर से बता देता हूँ। टू क्रिएट वन फिनिश आइटम with the help of merging different raw materials is known as assembling and manufacturing। अभी आगे चल के भी इसके बारे में डिटेल में समझा दूंगा। अच्छा जी, पहले इन्वेंट्री पार्ट का ऑप्शन एक्टिवेट करवा लेते हैं, वरना फिर आगे जाके भी हमें करवाना ही पड़ेगा। वरना इन्वेंट्री बनाते हुए फिर हमारे लिए मसला होगा। सबसे पहले है आपके पास स्टेप 1 है, और स्टेप 1 क्या है, क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले करना क्या होगा, चार्ट अकाउंट बनाने होंगे। चार्ट अकाउंट कहाँ से बनते हैं आपको पता ही है। कंपनी मेन्यू में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट, और अकाउंट में जाके नीचे, नीचे अकाउंट में जाके न्यू।
जो अकाउंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कैश का बना लेते हैं। पहले टाइप सेलेक्ट करी जाती थी, उसके बाद अकाउंट का नाम आता था कैश एंड हैंड। ऑल्टर एंड मैंने बताया था शॉर्टकट की होती है। एक बना लेते हैं बैंक का, बैंक के टाइप से बैंक अकाउंट ही रहेगी HBL बैंक। उसके बाद एक कैपिटल, कैपिटल की टाइप क्या थी इसमें, इक्विटी। अब सेल्स के रिलेटेड थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं। सेल हार्ड डिस्क, सेल रैम, सेल मदरबोर्ड, उसके बाद सेल डेटा केबल, और सेल कोर i5 कंप्यूटर। अब बनाते हैं अपने परचेज के हेड। टाइप क्या होती है उसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेज हार्ड डिस्क, परचेज रैम, परचेज मदरबोर्ड, परचेज डेटा केबल, और लास्ट अकाउंट में बना रहा हूँ नॉर्मल परचेज का। स्टेप 2 है अब आपके पास, और स्टेप 2 है आपके पास क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। इन्वेंट्री क्रिएशन होगी अब आपके पास रॉ मटेरियल्स की। इन्वेंट्री कैसे और कहाँ से बनती है ये भी पूरा टॉपिक हमने करा हुआ है। वेंडर मेन्यू में आके आइटम लिस्ट, और आइटम में आके न्यू, आइटम में आके न्यू। इन्वेंट्री लास्ट क्लास में डिटेल में समझा चुका हूँ, एक मरतबा देख लेना। टाइप में लेते थे इन्वेंट्री पार्ट, आइटम नेम में इन्वेंट्री का नाम आता था। किसकी बना रहा हूँ, पहली मैं बना रहा हूँ हार्ड डिस्क की। कॉस्ट क्या है इसकी हार्ड डिस्क की, मिसाल के तौर पे यार मैंने इसकी कॉस्ट दे दी 5,200 रुपये, और सेलिंग प्राइस इसकी दे दी मैंने 7,800 रुपये। उसके बाद COGS अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक करते थे स्टूडेंट बताइए। COGS अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक होता था भाई। परचेज क्या यूसरा, वेरी गुड। जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हैं उसी का परचेज अकाउंट, इनके परचेज हार्ड डिस्क। सही है फर्क, बिल्कुल। अब इनकम में बता दीजिए इसी तरह से फर्क। बाकी स्टूडेंट्स इनकम में कौन सा अकाउंटिंग होता है। वेरी गुड। जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हो इसी का सेल अकाउंट, इनके सेल हार्ड डिस्क। अच्छा जी, ऑन हैंड कितने हैं, मैं कहता हूँ इस वक्त यार हार्ड डिस्क का क्या 50 पीस पड़े में। आगे बढ़ोगे टोटल कॉस्ट खुद आ गई, 50 को मल्टीप्लाई करा 5,200 से 2,60,000 का स्टॉक अवेलेबल है सेव करने के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम लोग के पास रैम। रैम की यार कॉस्ट दे दी मैंने मिसाल के तौर पे 1,600 रुपये, इसकी सेलिंग दे दी मैंने 1,900 रुपये। COGS अकाउंट में परचेज रैम, इनकम अकाउंट में सेल रैम, ऑन हैंड ये मेरे पास 100 पीस पड़े हैं इसके। फिर आपके पास मदरबोर्ड,
कॉस्ट मदरबोर्ड की मैंने दे दी 8,300 रुपये और सेल दे दी मैंने इसकी 9,400। परचेज मदरबोर्ड, सेल मदरबोर्ड, उसके बाद ऑन हैंड इसके भी 50 पीस पड़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज डेटा केबल। डेटा केबल की यार प्राइस मैंने दे दी 300, कॉस्ट दे दी इसकी और सेलिंग दे दी 450। सीओजीएस में परचेज डेटा केबल, इनकम में सेल डेटा केबल और ऑन हैंड यार चलो ये भी 100 पीस पड़ेंगे। अच्छा जी, आज हम लोग इसका लास्ट टॉपिक कर रहे हैं असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का। असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है पेशी में ऑलरेडी समझाया था, अभी मैंने फिर से बताया कि टू क्रिएट वन फिनिश आइटम विद द हेल्प ऑफ मर्जिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल्स इज नोन एज असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स को मिलाकर जो एक फिनिश आइटम बनाया जा रहा है वो आपकी असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। अब जस्ट सपोज अगर एक कार बनाई जा रही है तो कार क्या है, कार तो एक असेंबल आइटम है, वो तो एक फिनिश आइटम है। लेकिन एक कार बनाने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, फॉर एग्जांपल इंजन लगेगा, मेन बॉडी लगेगी, व्हील लगेंगे, डैशबोर्ड, स्टीयरिंग। तो ये डैशबोर्ड, मेन बॉडी, व्हील, स्टीयरिंग ये सारी क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं, पार्ट्स हैं। उन सारे पार्ट्स को जब मिलाया जाएगा तो एक फिनिश आइटम क्रिएट होगा और आपकी फिनिश आइटम क्या है, आपकी कार है। इसमें जो हम लोग ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक कंप्यूटर की कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक फाइल क्रिएट करी और फाइल क्रिएट करने के बाद स्टेप 1 में मैंने क्या करा, सबसे पहले स्टेप 1 में मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट की क्रिएशन कर ली। इसमें देखो यार, हार्ड डिस्क, डेटा केबल, मदरबोर्ड, रैम, ये चारों चीज़ें रॉ मटेरियल्स हैं, पार्ट्स हैं। और कोर i5 कंप्यूटर क्या है, ये फिनिश गार्डन में जो कंपनी में बनाया जा रहा है। अब लाजमी आते हैं, जब एक कंप्यूटर की ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो कई सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं कंप्यूटर को बनाने के लिए भी। लेकिन मैंने सिर्फ डमी के तौर पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे चार रॉ मटेरियल है और कोर i5 का है फिनिश गार्डन में जो कंपनी में बनाया जा रहा है। स्टेप 1 में चार्ट अकाउंट बनाने के बाद अभी स्टेप 2 में हमने क्या करा, क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि जितने पार्ट्स थे, जितने रॉ मटेरियल्स थे, स्टेप बाय स्टेप हमने उनकी इन्वेंट्री क्रिएशन कर दी। राइट, अब है आपके पास स्टेप 3। और स्टेप 3 क्या है आपके पास, क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड आइटम, क्रिएट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड आइटम। अब स्टेप 3 में क्या होगा, कंपनी में जो फिनिश गुड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है अब उसकी इन्वेंट्री मेंटेन होगी। इन्वेंट्री यहीं से मेंटेन होगी जहां से नॉर्मली इन्वेंट्री आइटम लोग बना रहे होते हैं, सही ना। अब आप कहाँ आएंगे, आइटम में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे आप। हमेशा यहाँ पे टाइप में क्या लेता था, इन्वेंट्री पार्ट, लेकिन अब के यहाँ पे क्या आएगा, इन्वेंट्री असेंबली। क्यों, क्योंकि अब के जो इन्वेंट्री आइटम बनाया जा रहा है वो असेंबल आइटम है, वो फिनिश आइटम है। तो इसलिए इसकी आपकी टाइप क्या आएगी, इन्वेंट्री असेंबली। उसके बाद आइटम में इन्वेंट्री का नाम आ जाएगा, यहाँ पे क्या चीज बनाई जा रही है, कोर i5 कंप्यूटर। कॉस्ट, अब यार कॉस्ट तो मुझे नहीं पता ना कि ये कितने का बनेगा, तो कॉस्ट आप अभी नहीं दे सकते। अलबत्ता सेलिंग प्राइस देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन बेहतर तरीकेकार ये है कि जब तक आपको आपकी कॉस्ट पता ना चले जब तक सेलिंग प्राइस ना दो। उसकी वजह, अगर आपने कॉस्ट दे दी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 9,000 रुपये और आपकी सेल प्राइस आ गई, सॉरी, आपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दी, मैं कहता हूँ 9,000 रुपये और आपकी कॉस्ट ही आ गई फॉर एग्जाम्पल 11,000 रुपये की, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो जब तक आपको आपकी सेलिंग कॉस्ट पता ना चले जब तक आप सेलिंग प्राइस ना दें, इस बात को याद रखना। जब पता चल जाए कि कॉस्ट कितने करना है उसी वक्त फिर सेलिंग प्राइस दे दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद खैर जो अकाउंट्स की लिंकिंग होती है, अकाउंट्स की लिंकिंग करेंगे। इनकम अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक होगा, जो भी इन्वेंटरी डाटा बना रहे हैं उसी का सेल अकाउंट, यानी कि सेल कोर i5 कंप्यूटर। सीओजीएस अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक करते थे, जो भी इन्वेंटरी डाटा बना रहे हैं उसी का परचेज अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी से कोर i5 की परचेजिंग नहीं कर रहे, ये हम खुद बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट लिंक कर देता हूँ परचेज कोर i5 कंप्यूटर का, तो यार ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा कि यार ये तो आप परचेज कर रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन मजबूरी है, अकाउंट तो लिंक करना ही है ना हमें, तो उसके बगैर तो ये सेव भी नहीं करता। तो देखो जब मैं चार्ट अकाउंट बना रहा था तो मैंने परचेज कोर i5 का कोई हेड ओपन नहीं करा, मैंने कौन सा हेड ओपन करा था, नॉर्मल परचेज अकाउंट। तो वो अकाउंट यहाँ पे आके लिंक कर दिया जाएगा ताकि इसका इम्पैक्ट आगे जाके शो ना हो।
उसके बाद आ जाएंगे आप बिल ऑफ मटेरियल में। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, पेशी में भी समझाया था, फिर से बता देता हूँ, गौर से सुन लो। विच रॉ मटेरियल एंड हाउ मेनी क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट वन फिनिश आइटम इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल। यानी कि एक फिनिश आइटम बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी, ये आपका कहलाता है बिल ऑफ मटेरियल। अब लाजमी आते हैं यहाँ पे फिनिश आइटम की इन्वेंट्री बना रहे हो तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को मुझे बताना पड़ेगा कि यार एक फिनिश आइटम बनाने में ये रॉ मटेरियल लगता है, इतनी इतनी क्वांटिटी लगती है। क्लिक करोगे यहाँ पे। अब जितनी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बनाकर आए थे देखो आ गई सामने सारी। सबसे पहले आ रहा है डेटा केबल। तो डेटा केबल एक कंप्यूटर में कितनी रहेंगी, दो रहेंगी मिसाल के तौर पे। उसके बाद हार्ड डिस्क ये एक रहेगी, मदरबोर्ड ये भी एक लगेगा, और आखिर में आ रहा है रैम। मैंने कहा रैम भी दो लगेगी। जब तमाम बिल ऑफ मटेरियल डाल दोगे तो यहाँ पर आके देखो टोटल बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट, यानी अब एक कंप्यूटर की कॉस्ट पता चलेगी कि भाई जब एक कंप्यूटर बनेगा तो कितने का बनेगा, 17,300 रुपये का। अब कॉस्ट पता चल गई। अब यहाँ पे आके लिख सकते हो 17,300। और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस देना चाहो अपनी मर्जी से वो सेलिंग प्राइस आप यहाँ पर आके दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। सही है। अभी इसका बिगिनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, ये नल है अभी आपके पास, ये याद रखिएगा। और सेव करने के लिए आप आखिरी थी तो ओके ही कर दो, काफी है इसमें। अब कंपनी में दो कंप्यूटर बने या कंपनी में 200 कंप्यूटर बने। अब अकाउंटेंट का काम क्या होगा, वो सिर्फ असेंबल एंट्री परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक बार इस सॉफ्टवेयर को ये बता चुका हूँ कि एक कंप्यूटर बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लग रहा है, उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी लग रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल आज 17 जनवरी को मेरे पास 10 कंप्यूटर बनते हैं तो मेरा काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं उसकी असेंबल एंट्री परफॉर्म करूंगा। अब अगर कॉल फॉर एग्जांपल 18 जनवरी को मुझे ये पता चलता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से कि यार फॉर एग्जांपल 50 कंप्यूटर बन गए, आप अपने फिनिश गुड को बढ़ा दो और अपने रॉ मटेरियल को कम कर दो। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं बार बार सॉफ्टवेयर को ये बताऊंगा कि आप 50 कंप्यूटर बनाने में इतनी हार्ड डिस्क चाहिए, इतने रैम, इतने मदरबोर्ड। नहीं, मेरा काम एक बार डिफाइन करना था, जो मैंने इसे डिफाइन कर दिया है। अब जैसे ही मुझे पता चलता है कि इतने कंप्यूटर बन गए, इतना असेंबल हो गया है, फिनिश गुड को बढ़ाओ, रॉ मटेरियल को कम करो, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, सिर्फ असेंबल एंट्री परफॉर्म करेगा। तो लास्ट स्टेप है स्टेप 4 है, और स्टेप 4 क्या है, क्रिएट असेंबल एंट्री। और वो एंट्री कैसे और कहाँ से परफॉर्म होगी, गौर से देखना। वेंडर मेन्यू में आके इन्वेंट्री एक्टिविटीज, और इन्वेंट्री एक्टिविटीज में जाने के बाद बिल्ड असेंबलीज। इन्वेंट्री एक्टिविटीज में जाने के बाद बिल्ड असेंबलीज। असेंबल आइटम क्या चीज बनाई जा रही है, क्लिक करो, यहाँ पर आ रहा है आपके पास कोर i5 कंप्यूटर। जिस डेट को असेंबलिंग हो रही है यहाँ पर आके असेंबलिंग डेट आएगी। बिल्ड रेफरेंस नंबर होता है एंट्री नंबर, सीरियल नंबर। बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है, अगर अपनी तरफ से देना चाहो रेफरेंस नंबर तो दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखो क्विक बुक में एक अच्छी चीज ये है, यहाँ पे ये आपको पहले से बता रहा है मैक्सिमम नंबर यू कैन बिल्ड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट 50। क्या मतलब है, कह रहा है इस वक्त जितना रॉ मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 50 चीज बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आपके पेशी में ऐसा नहीं था। पेशी में क्या होता था कि अगर रॉ मटेरियल कम है और अगर आप फिनिश गुड की ज्यादा की एंट्री परफॉर्म कर रहे हो तो जब सेव करते हो तब वो एरर देता है। लेकिन ये यहाँ पे पहले से आपको शो ऑफ करवा देता है कि भाई जितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है ना इसमें ज्यादा से ज्यादा इतने फिनिश गुड बन पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो खैर डिपेंड करता है जितने बन रहे होंगे वो यहाँ पे आके लिखे आएंगे क्वांटिटेटिव बिल्ड में। क्वांटिटेटिव बिल्ड में आप वो क्वांटिटी लिखेंगे जितने असेंबलिंग हो रही होगी, जितने कंप्यूटर बन रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 10 कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, मैमो क्यों बना रहे हो, बेचने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फॉर सेल्स, दैट्स इट। सिंपल सा देखा, यहाँ पे आके फिनिश आइटम की सिलेक्शन करनी है, जिस डेट का असेंबलिंग हो रही है यहाँ पे आके असेंबलिंग डेट आ जाएगी, जितनी क्वांटिटी बनाई जा रही है यहाँ पे आके क्वांटिटी लिखोगे। और मैमो क्यों बना रहे हो, बेचने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फॉर सेल्स। तो इस तरह से इसमें असेंबल एंट्री परफॉर्म होगी। सेव करने के लिए बिल्ड एंड क्लोज, सेव करने के लिए बिल्ड एंड क्लोज। ये हो गया आपका असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट। इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, अब गौर से देखिएगा। रिपोर्ट्स मेन्यू में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल। यहाँ पर आके देखो आपको बता रहा है, कह रहा है डेटा केबल आके 100 3 20 लग गई। 20 कैसे लग गई भाई, क्योंकि एक कंप्यूटर में दो लगाई थी और 10 कंप्यूटर बनाए तो लाजमत 20 लगेंगी ना। एक कंप्यूटर में दो थी, टू ट्रांसलेट 20, 20 लग गई, 80 रह गई। हार्ड डिस्क 50 थी, 10 लग गई। एक कंप्यूटर में एक रही थी, 10 कंप्यूटर बनाए, 10 लग गई, 40 रह गई। मदरबोर्ड का बता रहा है रैम भी 100 थी, क्योंकि एक कंप्यूटर में दो लगाई थी तो 20 लग गई, 80 रह गई। कोर i5 कंप्यूटर
10 आपने असेंबल करे, मैन्युफैक्चर करें, 17,300 का एक है, 1,73,000 के ये पड़े हैं। टोटल रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के मिला के टोटल 250 पीस अवेलेबल है और 8,65,000 का स्टॉक आपके पास करंटली अवेलेबल है। आगे बात समझ में क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आके आज आप लोग का ये क्विक बुक कंप्लीट होता है।